डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम। यूटैक्टिक का मतलब रहता है इजी मेल्टिंग। ये यूटैक्टिक जो है ये निकला है ग्रीक वर्ड यूटैक्टोस। यूटैक्टोस का मतलब रहता है इजी मेल्टिंग। इजी मेल्टिंग मतलब जो जल्दी मेल्ट हो जाए, यानी लोवेस्ट मेल्टिंग बोलूँगा मैं। यानी अगर हम दो चीज़ों का कोई ऐसा मिक्सचर बनाएं जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो, तो मैं उसको बोलूँगा ये सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम है। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं ये समझाऊंगा, लेकिन आप लोग पेन हाथ में रखिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक ये देखिए, ठीक है? क्योंकि बीच में तो समझ में आने वाला नहीं है, स्टार्ट से एंड तक देखना ये, और हम इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? शाबाश। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लेंगे हम कंडेंस्ड सिस्टम। सिर्फ क्या लेंगे? कंडेंस्ड सिस्टम। कंडेंस्ड सिस्टम मतलब जहाँ पे लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इसमें सिर्फ लिक्विड और सॉलिड ही डिस्कस होगा, इसमें वेपर फेज डिस्कस नहीं होगा। तो ये हम कुछ ऐसे सिस्टम लेंगे, ऐसा मिक्सचर लेंगे जिसमें सिर्फ लिक्विड और सॉलिड हो, गैस फेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं बोलूँगा ये कंडेंसर सिस्टम है। दूसरा मैं लूँगा टू कंपोनेंट। यानी ये जो कंडेंसर सिस्टम हमने लिया, इसमें कितने कंपोनेंट्स रहेंगे? दो कंपोनेंट्स। और हम देखेंगे एक ऐसा टू कंपोनेंट कंडेंसर सिस्टम जिसमें हमें यूटैक्टिक मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, यानी इजी मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, यानी जिसमें यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। समझ में आया? शाबाश। तो ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास में एक सब्सटेंस है ए सब्सटेंस है, ये प्योर है। क्या ये? प्योर। इसके साथ में मैं एक सब्सटेंस मिला रहा हूं, वो सब्सटेंस है बी। अब जब मैं ये बी इसमें ऐड कर दूंगा, ये बी जब इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? ये बी ऐड करने से ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट यहां पे था, इधर। ये बी ऐड करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये सबको मालूम है ना, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने से एक सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। समझ में आना? तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये हमेशा के लिए याद रखना। ए का मेल्टिंग पॉइंट मैंने कहा कितना था पहले? ये था इसका मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जब मैंने इसमें बी ऐड कर दिया, यानी प्योर ए में इम्प्योरिटी डाल दी बी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज। समझ में आया ना? अब ये ए जो है, सपोज मैं ए का मेल्टिंग पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, इस लेवल पे, इसके ऊपर मैं बी ऐड करते जा रहा हूं। बी ऐड किया थोड़ा सा, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, और थोड़ा ऐड किया फिर डिक्रीज हुआ, और थोड़ा ऐड किया फिर डिक्रीज हुआ, और थोड़ा ऐड किया फिर डिक्रीज हुआ, जब तक कि यहां पे पहुंच गया। मान लीजिए जितना मैं बी ऐड करते जा रहा हूं उतना जो मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज होते जाता है। लेकिन इसका भी एक लिमिट रहता है। मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद में अगर आप कितना भी बी ऐड कर दो, वो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि अब बी की क्वांटिटी बढ़ेगी और बी का मेल्टिंग पॉइंट हमें नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में 100% ए है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है। उसके बाद मैंने इसमें 1% बी डाला, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ थोड़ा सा। 2% डाला और थोड़ा डिक्रीज, 10% डाला और थोड़ा डिक्रीज, मैंने 20% डाला और थोड़ा डिक्रीज। लेकिन जब मैं 30% बी डालता हूं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिर से इंक्रीज होता है। अब ये जो इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये अब ए का नहीं रह जाता, ये अब हम बी की तरफ जा रहे हैं, यानी बी की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। समझ में ना? और कौन सी मिक्सचर? जिसमें बी ज्यादा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं
कि अगर मैं इम्प्योरिटी ऐड कर दूं तो मेल्टिंग पॉइंट किसी हद तक डिक्रीज होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद में वो डिक्रीज नहीं होता, वापस से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यही बात हम यहाँ पे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब ये जो पॉइंट है जहां पे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो गया, मैं इसको बोलूंगा इस मिक्सचर का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं यूटैक्टिक मेल्टिंग पॉइंट, या यूटैक्टिक टेम्परेचर बोलूंगा मैं इसको, टीई, यूटैक्टिक टेम्परेचर। और इस मिक्सचर को क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं XC, यानी यूटैक्टिक मिक्सचर। ये जो मिक्सचर बन गया, कौन सी कंपोजिशन है, क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 30% बी डालने से सबसे कम हो गया, लेकिन जब हम 31% डालते तो ये वापस इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब 30-70 रेशो जो होता है, 30-70 रेशो ए और बी का, तो उस पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है। तो ये जो कंपोजिशन है 30-70, इसको मैं बोलूंगा फिर यूटैक्टिक कंपोजिशन। क्या बोलूंगा, यूटैक्टिक कंपोजिशन। मेरी बात समझ में आ रही है? ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये यूटैक्टिक सिस्टम्स तब बनते हैं जब A एंड B मिसिबल होंगे। क्या होंगे? मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल। मगर कब? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में, समझ में आया ना? मोल्टन स्टेट में क्या होंगे? ये कंप्लीटली मिसिबल। लेकिन जब ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? सॉलिडिफाई, तब ये आपस में मिक्स नहीं होते, डू नॉट मिक्स, या तब ये मिसिबल नहीं है होते। बात समझना, यूटैक्टिक सिस्टम्स तब बनते हैं जब दो कंपोनेंट्स आपस में मोल्टन स्टेट में तो मिसिबल है, लेकिन लिक्विड स्टेट में ये आपस में सॉलिड स्टेट में मैं कहूंगा सॉलिड स्टेट में ये आपस में मिक्स नहीं होते, यानी मिसिबल नहीं होते। ये सॉलिड स्टेट में क्या हो जाते हैं? सेपरेट आउट। ठीक है, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। क्लियर? इन अलग अलग हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? लिक्विड स्टेट में मिसिबल होते हैं और सॉलिड स्टेट में अलग अलग हो जाते हैं, इन्हें मिक्स नहीं होते। तब जाके ये यूटैक्टिक मिक्सचर बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे। समझ में आया? शाबाश। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, ये आपस में रिएक्ट भी नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट, और फॉर्म कंपाउंड, यानी ये रिएक्ट नहीं होते। इसका मतलब ये कंपाउंड भी आपस में नहीं बनाते। अगर कोई ऐसा मिक्सचर है, अगर कोई दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं, तो इसका मतलब वो यूटैक्टिक मिक्सचर बना सकते हैं, वो उनमें यूटैक्टिक टेम्परेचर आ सकता है। समझ में आना? उनमें यूटैक्टिक कंपोजिशन आ सकती है। अब ये यूटैक्टिक कंपोजिशन जो है ना, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, इसका फेज डायग्राम दिखाता हूँ। लेकिन आपको याद रखना है फिर से कि हम यूटैक्टिक मिक्सचर जो बना रहे हैं या यूटैक्टिक सिस्टम्स जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हम सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंडेंस्ड सिस्टम के लिए। यानी लिक्विड सॉलिड मिक्सचर लेंगे, हम गैसेस को यहाँ पे टच नहीं करेंगे, गैस फेज में हम नहीं जाएंगे। क्लियर? यानी गैस फेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। टू कंपोनेंट कंडेंस्ड सिस्टम, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये टू कंपोनेंट कंडेंसर सिस्टम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंडेंसर सिस्टम लेंगे, यानी हम फेज डायग्राम बनाएंगे फॉर कंडेंसर सिस्टम। क्या बनाएंगे? फेज डायग्राम फॉर कंडेंसर सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूटैक्टिक पॉइंट क्या होता है, यानी यूटैक्टिक सिस्टम कैसे बनता है। तो अगर कंडेंसर सिस्टम है तो इसका मतलब यहाँ पे जो फेज रूल हम यूज करने जा रहे हैं इस फेज डायग्राम में, फेज रूल वो होगा कंडेंस्ड फेज रूल। क्या होगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे कंडेंस्ड फेज रूल, कंडेंस्ड फेज रूल। और कंडेंस्ड फेज रूल क्या है? कंडेंस्ड फेज रूल है F
डैश बोलूँगा या एफ प्राइम बोलूँगा मैं, इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। ठीक है, ये हम कंडेंसर सिस्टम्स के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखो, अब मैं आपको यूटैक्टिक सिस्टम दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि यूटैक्टिक सिस्टम बनता कैसे। मान लीजिए हम ग्राफ लेंगे, आइसोबैरिक ग्राफ, यानी हम लेंगे टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ। यहाँ पे लेंगे हम टेम्परेचर इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे लेंगे हम कंपोजिशन, इसको लिखूंगा मैं एक्स या काई। चलो मैं एक्स लिखता हूँ, ठीक है, एक्स मीन्स कंपोजिशन। इस साइड में लेता हूं मैं एक सब्सटेंस, उसका नाम है ए, और ये ए का मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ई, याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ई। ये मान लो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे ये मेल्ट नहीं हो रहा, ये यहाँ पे मेल्ट हो रहा, सपोज 120 या 270 इस तरह, राइट। और यहाँ पे लेता हूं मैं इस साइड में, इस साइड में लेता हूं मैं बी, और बी का मेल्टिंग पॉइंट दिखाता हूं। ये ए है, ये इस साइड में लिया मैंने बी, और बी का मेल्टिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये कंपोजिशन लाइन है ना, कंपोजिशन एक्सिस बोलूंगा मैं इसको। इस कंपोजिशन एक्सिस पे जब मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए होता है, यानी मैं बोलूंगा कि ए जो है ये 100% है, 100%। यहाँ पे बी 100% है, ठीक है, यहाँ पे बी 100% है, तो इसका मतलब ए कितना होगा? 0%। यहाँ पे ए 100% है तो बी कितना होगा? 0%, ठीक। और ये मेल्टिंग पॉइंट है प्योर ए का, ये मैंने लिखा मेल्टिंग पॉइंट प्योर बी का। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो, ये प्योर क्रिस्टलाइन ए है, इसके अंदर मैं बी ऐड करता हूं। क्या करता हूं? बी ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, बी में ऐड कर रहा हूं, यानी ये बी जो कंपोनेंट है वो इस ए में ऐड कर रहा हूं। तो होगा क्या, जब मैं इसमें बी ऐड कर दूंगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले डिक्रीज हो जाएगा, यानी वो इस लेवल से इस लेवल तक आ जाएगा। लेकिन अब ए की जो कंपोजिशन है वो 100% नहीं रहेगी, वो परसेंटेज कम हो जाएगी, ये क्योंकि इसमें थोड़ा सा बी ऐड हो गया। मान लीजिए 99% ए है और 1% बी है। समझ में आया? फिर मैंने ऐड किया इसमें बी, ठीक, फिर से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, यहां तक आ गया, और इसकी जो कंपोजिशन है वो ये बन गई, यानी यहां पे मान लीजिए इसमें 90% अब ए रह गया और 10% बी आ गया। सपोज बोल रहा हूं मैं, सपोज, क्योंकि मुझे इतना तो पता ए क्या है ना बी क्या है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। और इसके बाद में फिर मैं बी ऐड करता हूं, बी ऐड करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर डिक्रीज होता है और यहाँ पे पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो ए की कंपोजिशन यहाँ पे सपोज 80% रहती है और बी इसमें 20% आ जाता है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 80% ए है और 20% बी। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इतना हो जाता है, यानी डिक्रीज हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी। अब क्या होता है, अब मैं बी बढ़ा रहा हूँ, बी सपोज मैंने 20% से लेके अब इसमें कर दिया सपोज 30%। जो ही मैं एक्स्ट्रा बी ऐड करता हूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये कैसे इंक्रीज होता है, तो इसको मैं उल्टा दिखाता हूँ। उल्टा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये प्योर बी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका 200 है तो इसका 300, ठीक। यहाँ पे 100% बी है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, ये भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। अब इसमें मैं ए ऐड कर रहा हूँ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट इधर नीचे आ गया और कंपोजिशन इसकी चेंज हो गई, पहले 100% था, अब सपोज 95% है, ठीक।
इसके बाद में फिर से मैं बी में ए ऐड करता हूं तो क्या होगा, बी का मेल्टिंग पॉइंट फिर डिक्रीज होगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये 30% बी है और 70% क्या बोलूँगा इसको, बी है और 30% ए है, तो मेल्टिंग पॉइंट फिर डिक्रीज हो गया। फिर मैं इसमें ऐड करता हूँ ए और इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर से डिक्रीज होता है। तो जितना जितना मैं ए इसमें ऐड करता जाऊंगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगा। कौन सी कंपोजिशन, जब बी सिर्फ 20% रहेगा और ए इसमें 80% रहेगा। तो इसका मतलब हमने डिफरेंट कंपोजिशंस बनाए, हमने 30-70, 50-50, 30-40, 70-30 ये सब कंपोजिशन जब किए, मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा डिक्रीज जो हमें दिख रही है वो दिख रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम रखूंगा मैं सी, समझ में है ना, फिलहाल मैं रखूंगा इसका नाम सी। तो ये पॉइंट है सी पॉइंट। भाई लोग ध्यान से सुनना, और जो मैं बताना चाहता हूं वो बिल्कुल गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सी पॉइंट, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट या इजी मेल्टिंग पॉइंट, या मैं बोलूंगा इसको ये है यूटैक्टिक पॉइंट, यूटैक्टिक पॉइंट, यूटैक्टिक पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है इसका मिक्सचर का, और इस मिक्सचर को बोलूंगा मैं यूटैक्टिक मिक्सचर। टेम्परेचर को बोलूंगा यूटैक्टिक टेम्परेचर, क्या बोलूंगा मैं, यूटैक्टिक टेम्परेचर, यानी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बात मेरी समझ में आ रही है, शाबाश। अब और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा आपको, ए सी और बी, ये जो मैं यहां पे लाइन बनाया, इस लाइन के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सब्सटेंस है, जो भी यहां पे है, जो भी सब्सटेंसेस है, वो कौन से स्टेट में रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस। शाबाश, गौर से मतलब ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि ए सी बी जो लाइन है, इसके ऊपर यहां पे कौन सा स्टेट रहेगा, यानी कौन से स्टेट में सब्सटेंसेस रहेंगे। शाबाश, सोचा आप लोगों ने, बिल्कुल लिक्विड स्टेट में रहेंगे, लिक्विड, क्योंकि इसके ऊपर ये मेल्ट हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ये मेल्ट हो रहा है, इधर मेल्ट हो रहा है, इधर क्या होगा, इधर इस पॉइंट के नीचे, या मैं बोलूंगा इस पॉइंट के नीचे, कौन से पॉइंट के नीचे, ये सी के नीचे, सी के नीचे जो भी होगा वो सब सॉलिड होगा। क्या होगा, सब सॉलिड, क्योंकि सी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद में अगर हमने टेम्परेचर फिर डिक्रीज कर दिया, यानी इसके नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड होगा, इसके ऊपर जब जाएंगे तो हमें लिक्विड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये सी इस ए को यहाँ पे टच कर रहा है, ये लिखूंगा मैं यहाँ पे डी, और बी को यहाँ पे, बी लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है, इसको बोलेंगे हम ई। बात मेरी समझ में आ रही ना, शाबाश। यहाँ पे सिर्फ लिक्विड, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा ये मैं बताऊंगा आपको, ये मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, समझ में आया ना। अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड, इसके ऊपर जो लिक्विड रहेगा, लिक्विड में ए प्लस बी दोनों मौजूद होंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये मेल्ट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे इस सीध में जाएंगे तो 80-20% होगा, 80% ए 20% ए, इधर जाएंगे तो 70-30 होगा, इधर जाएंगे तो 50-50 होगा, है ना। इसी तरह के कंपोजिशन होंगे, लेकिन होंगे कौन कौन, ए और बी, और यहाँ पे कौन से स्टेट में होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में। समझ में आया, शाबाश। अब मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूं। सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां पे ए और बी मिक्सचर है,
लेकिन यहाँ पे बी ज़्यादा है, मान लो बी 70% है और ए जो है ये 30%। समझ में आया ना? इसका टेम्परेचर में डिक्रीज करते जा रहा हूँ, यानी इसको कूल करते जा रहा हूँ। जब मैं इस लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दूं तो एक पॉइंट ये आएगा, ये वाला पॉइंट। समझ में आया ना? ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे यहां पे ऊपर लिक्विड है, लेकिन नीचे जब हम जाएंगे तो एक सब्सटेंस सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी और दूसरी लिक्विड स्टेट में ही रहेगी। समझ में आ रही ना बात? एक सॉलिडिफाई होना शुरू होगा और दूसरा जो है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। क्लियर? अब सवाल ये बनता है कि कौन सी चीज सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी? तो आंसर यहां पे है, आंसर ये है बी। क्योंकि बी का हम बी के करू पे है ना, तो यहां पे बी ज्यादा होगा तो बी यहां पे सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, सॉलिडिफाई होना शुरू होगा। सपोज मैं पॉइंट डब्ल्यू से शुरू करता हूं, एक्स तक पहुंचता हूं, तो यहां पे ये पहले कूलिंग होती है, फिर यहां पे सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाती है। अब नीचे आएंगे तो बी सॉलिड हो रहा है, बी सॉलिड हो रहा है, लेकिन ए अभी भी लिक्विड फॉर्म में। समझ में आया ना? ए अभी भी लिक्विड फॉर्म में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट में कौन कौन सी चीज यहां पे प्रेजेंट होगी? शाबाश, ए, बिल्कुल ए सही है। लेकिन बी भी होगा, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं कि बी सॉलिडिफाई हो रहा है, अभी पूरा सॉलिडिफाई नहीं हुआ, कुछ तो बी प्रेजेंट है ना, लेकिन ए तो पूरा लिक्विड है। तो इसका मतलब जितना हम नीचे नीचे जाएंगे उतना जो लिक्विड सोल्यूशन है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट जो है, लिक्विड मिक्सचर जो है, उसमें ए का परसेंटेज बढ़ता जाएगा और बी का परसेंटेज घटता जाएगा। किसमें? लिक्विड स्टेट में। और बी सॉलिडिफाई होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक ये यहां पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे। यानी ये पॉइंट जो सी के बिल्कुल स्ट्रेट में है, सी लाइन से जो मैच करता है, यानी इस सी टेम्परेचर से, ये जो टेम्परेचर मैंने कहा लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इससे नीचे जब हम जाएंगे तो सब के सब सॉलिडिफाई होंगे, या मैं बोलूँगा सब के सब फ्रीज होंगे। यहाँ पे बी फ्रीज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी जो है, बी प्लस ए दोनों इसके बाद में सॉलिडिफाई होंगे, या मैं बोलूँगा दोनों फ्रीज होंगे। समझ में है ना? तो इसको मैं बोलूँगा कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इस मिक्सचर का बोल रहा हूँ मैं, मिक्सचर का, इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है? जो मैंने यहाँ पे मिक्सचर लिया, सपोज 70% बी और 30% ई। इस तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। सपोज यहाँ पे लेता हूँ मैं 70% ए और 30% बी। मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या होगा? यहाँ पे इस कंपोजिशन पे 70% ए और 30% बी है। इधर जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बी सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, यानी जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है वही सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा, और सॉलिडिफाई होता जाएगा। तो इसका मतलब लिक्विड स्टेट में जो ए की क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी और बी का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा, यानी प्रपोर्शन जो है बी ए वो बढ़ता जाएगा, यानी बी का प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा, ए का प्रपोर्शन घटता जाएगा, जब तक ना ये इस पॉइंट पे पहुंच जाए। इस पॉइंट के बाद में ये दोनों सॉलिडिफाई होंगे। बात समझ में आ रही ना? शाबाश। अब जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि इस लाइन के नीचे, डी सी ई के नीचे सिर्फ सॉलिड है। क्या है? सिर्फ सॉलिड। कौन कौन सा सॉलिड? ए एंड बी, ए प्लस बी, और दोनों अलग अलग हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होते, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सॉलिड्स हैं। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं। डी सी ई के नीचे कितने कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स कितने हैं? दो, याद रखना। डी सी ई के नीचे कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स। वेरी गुड।
कौन कौन सा कंपोनेंट, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। फेजेस कितने हैं, फेजेस, ये तो सॉलिड है, शाबाश सॉलिड है पूरा। तो आपको लग रहा होगा कि फेज एक ही है, लेकिन फेज एक नहीं है, ये दो अलग अलग सॉलिड्स हैं। सॉलिड ए अगर लेंगे, अगर सपोज इसके क्रिस्टल्स ऐसे हैं तो बी के क्रिस्टल्स ऐसे होंगे, तो इसका फेज हमें अलग नजर आएगा, इसका फेज अलग नजर आएगा। या हो सकता है इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। जब हम आगे एग्जाम्पल्स लेंगे ना तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये अलग अलग दो फेजेस, ये ए है और ये बी है। तो इसका मतलब सी, अगर फिर से बोल रहा हूं मैं, कंपोनेंट्स यहाँ पे कितने हैं, दो, तो फेजेस कितने आ गए, दो, राइट। अब हम देखते हैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कंडेंसर सिस्टम्स के लिए क्या होता है, एफ प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। तो मैं लिखूंगा 2 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैं बोलूंगा फिर ये जो है, ये पूरा डीसीई के नीचे जो एरिया है, इट इज यूनिवेरिएंट। क्या बोलूंगा मैं इसको, यूनिवेरिएंट। चलो एक ही इस पे लिख देते हैं पूरा, ठीक। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो डीसीई के नीचे कंपोनेंट भी दो हैं सॉलिड फॉर्म में, ए और बी। मैंने पहले ही कहा कि यूटैक्ट तभी बनता है जब ये आपस में कंपाउंड नहीं बनाते, यानी रिएक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं हुए, ये अलग अलग है। लेकिन मोल्टन फॉर्म में ये एक साथ मिल जाते हैं, समझ में आना, मोल्टन स्टेट में ये मिल गए, चल जाता उतना, राइट, शाबाश। अब मैं लेता हूं और एक करू जो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। वो करू कौन कौन सी है, वो है करू ए सी और बी के ऊपर, ए सी बी के ऊपर। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिक्विड, शाबाश। कंपोनेंट कितने हैं, दो, कौन कौन सा कंपोनेंट, ए और बी, राइट। फेजेस कितने हैं, फेजेस हैं, शाबाश, 1, क्योंकि ये मिसेबल है, मिसेबल लिक्विड्स, ये आपस में मिक्स हो गए तो सिंगल फेज बनाएगा। जिस तरह अल्कोहल और वाटर दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, कंपोनेंट्स दो हैं, लेकिन जब हम इनको आपस में मिलाते हैं तो ये एक सोल्यूशन बनाता है, होमोजीनियस सोल्यूशन, सिंगल फेज बनाता है, क्लियर। तो सिंगल फेज है यहाँ पे, 1 फेज 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे वो होगा c माइनस पी प्लस 1, यानी 2 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सो इट इज बाई वेरियंट, यानी यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें। तो इसका मतलब अगर हमें इस लिक्विड का कंपोजिशन बताना हो, इसको डिफाइन करना हो, ठीक है, कंपोजिशन नहीं, मैं डिफाइन बोलता हूँ, डिफाइन, एक लिक्विड मिक्सचर को डिफाइन करना हो कि कौन से किस तरह का मिक्सचर है। तो डिफाइन करने के लिए, इसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 वेरिएबल्स को हमें फिक्स करना ही पड़ेगा। और वो कौन सा वेरिएबल है, वो है कंपोजिशन और टेम्परेचर, राइट, शाबाश। अब मैं लेता हूँ, ये तो होगा एक एरिया, अब मैं लेता हूँ और एक एरिया, हमने ए सी बी के ऊपर लिया। अब लेते हैं हम एरिया बी सी ई, और ये भी एरिया ही लेते हैं क्योंकि इन दोनों का एक ही मतलब है, ए सी डी एंड ए सी डी, क्योंकि इन दोनों में एक ही जैसा मसला है। कैसे, सपोज मैं बी सी और ई लेता हूं, इस बी सी ई में क्या क्या है, इसमें इसके अंदर एक तो सॉलिड बी है, क्योंकि बी यहां से सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है, ये हमने पहले ही देखा। और साथ में इसमें लिक्विड ए प्लस बी है, सॉलिड बी और लिक्विड ए प्लस बी, याद रखना, सॉलिड बी और लिक्विड ए प्लस बी। तो इसका मतलब इसमें 2 फेजेस हैं, सॉलिड फेज अलग और लिक्विड फेज अलग। लिक्विड फेज तो एक ही फेज बन जाता है ना, क्योंकि होमोजीनियस मिसिबल सॉल्यूशन। तो मैं बोलूंगा इसमें यहां पे कंपोनेंट्स तो हर जगह 2 हैं, लेकिन फेजेस भी यहां पे 2 है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा इसमें, वो आएगा c माइनस पी प्लस 1, यानी 2 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया,
यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 1 है, तो मैं इसको बोलूँगा ये यूनिवेरिएंट है। चाहे आप BCE ले लो या ACD ले लो। चलो ACD पे भी थोड़ी सी बात करते हैं। ACD में यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो इस लाइन के बाद यहाँ पे A सॉलिडिफाई हो जाता आधा और कुछ A रह जाता है ना, पूरा सॉलिडिफाई नहीं होता, कुछ A रह जाता लिक्विड फॉर्म में, और B तो लिक्विड ही है अभी भी, है ना। तो इसका मतलब A लिक्विड B लिक्विड दोनों लिक्विड है, तो सोल्यूशन फॉर्म में है, यानी मिसिबल है, तो एक फेज, और B बनाता है दूसरा फेज, तो इसका मतलब 2 फेज है। कंपोनेंट्स 2 A और B, फेजेस भी 2 यानी लिक्विड और सॉलिड, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा 2 - 2 + 1 यानी C - P + 1 दैट इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब इन लाइंस की बात करेंगे। ये जो लाइंस हैं, कौन कौन सी लाइंस यहाँ पे लिखूंगा मैं, चलो इस साइड में लिखते हैं, यहाँ पे जगह भी है थोड़ी सी, इसको यूज करेंगे। इधर ध्यान रखो, लाइंस कौन सी है? लाइंस एक है AC लाइन और दूसरा है कौन सी लाइन? BC लाइन। BC लाइन। इन लाइंस के ऊपर देखेंगे, चाहे ये लाइन ले लो या ये लाइन ले लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों की कंडीशंस एक जैसी है। इस लाइन पे ऊपर रहेगा लिक्विड, नीचे रहेगा लिक्विड और सॉलिड, इधर इस रीजन में लिक्विड और सॉलिड, यानी 2 फेजेस। और कंपोनेंट्स तो हमें मालूम है, ये 2 ही कंपोनेंट है, A और B, तो फेजेस 2 कंपोनेंट्स 2, तो इसका मतलब F0 या F' इज इक्वल C - P + 1 दैट इज इक्वल टू 2 - 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो F' इज इक्वल टू 1। समझे? तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही आएगा हर एक लाइन पे, ठीक है। अब फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा, कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा नीचे, यानी DCE के नीचे क्या है? DCE के नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास में? सॉलिड है। समझ में आया ना? सॉलिड। कौन सा सॉलिड? सॉलिड A और सॉलिड B, अलग अलग कंपोजिशंस में, यहाँ पे अलग कंपोजिशन, यहाँ पे अलग कंपोजिशन, यहाँ पे अलग कंपोजिशन, लेकिन इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है, इस रीजन में जो कंपोजिशन, उसे हम कहते हैं यूटैक्टिक कंपोजिशन, यानी XE या KE, तो ये यूटैक्टिक कंपोजिशन है। यानी ये वो कंपोजिशन है जिसको बनाने के बाद में, यानी जो मिक्सचर बनाने के बाद में, जो परसेंटेज मिलाने के बाद में मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है। राइट? बात समझ में आ रही ना? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये 2 कंपोनेंट यूटैक्टिक सिस्टम क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसमें जो कूलिंग कर्व्स आते हैं, लिक्विड कर्व्स, वो समझाऊंगा, और हम ये यूटैक्टिक कैसे पहचानते हैं, ये यूटैक्टिक है कि नहीं है, यानी इसमें सच्ची में यूटैक्टिक ही है और कुछ, तो एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और उसके बाद में हम कोई रियल सिस्टम लेंगे जिसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ हाइपोथेटिकल सिस्टम ही डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।